मैं आपके हिंदी शिक्षक विजय लाल साहा, वर्ग सप्तम। आज मैं आप लोगों को व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पाठ कारक पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, कारक की परिभाषा को जानें। कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इसके विभक्ति, प्रसर्ग या कारक चिन्ह, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति, प्रसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे ये कारक चिन्ह ने, को, से, के लिए, में आदि, ये सभी कारक चिन्ह है या कारक विभक्ति कहो या कारक प्रसर्ग। अब आइए उदाहरण स्वरूप है, सीता ने गुड़िया खरीदी। दूसरा उदाहरण है, बच्चे बिस्तर पर बैठे हैं। तो देखो, इन वाक्यों में ने, सीता ने और बिस्तर पर, ये ने और पर द्वारा सीता और बिस्तर संज्ञा पदों का संबंध क्रिया पदों से जोड़ा गया है। यदि इन वाक्यों से ये चिन्ह इस प्रकार हटा दिए जाएं, जैसे सीता गुड़िया खरीदी, बच्चे बिस्तर बैठे हैं, तो ये वाक्य स्पष्ट रूप से अर्थ प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये अर्थहीन वाक्य बन जाते हैं। तो बच्चों, इन्हीं चिन्हों को विभक्ति, प्रसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। चलिए अब आइए, कारक के भेद। प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो देखो बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। वे इस प्रकार है। पहला, कर्ता कारक। दूसरा, कर्म कारक। तीसरा, करण कारक। चौथा, संप्रदान कारक। पांचवा, अपादान कारक। छठा, संबंध कारक। सातवां, अधिकरण कारक। और आठवां, संबोधन कारक। तो इस प्रकार कारक के ये 8 भेद हो गए। अब हम इसे अलग अलग से इसको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक।
तो देखिए कर्ता कारक किसे कहते हैं। वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता होता है। ये संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। अब आई कारक चिन्ह। इसका कारक चिन्ह ने, ये सकर्मक भूतकालिक क्रियापद के साथ लगता है और अन्य क्रियापदों के लिए इसका कारक चिन्ह कुछ नहीं होता है। इसको पहचानने के लिए वाक्य में प्रमुख क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता कारक होगा। जैसे नेहा ने साइकिल चलाई। अब प्रश्न है किसने साइकिल चलाई, तो इसका उत्तर होगा नेहा ने। अतः नेहा ने जो है वह कर्ता कारक है। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे बच्चे ने दूध पिया। अब बच्चे ने क्या पिया, तो जवाब किसने दूध पिया, तो बच्चे ने दूध पिया। उसी प्रकार रमा सेब खाती है। कौन सेब खाती है, तो उत्तर मिलेगा रमा। तो इस प्रकार ये दोनों उदाहरण जो है कर्ता कारक का उदाहरण है। अब आइए दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को होता है, किंतु अप्राणीवाचक कर्म कारक के साथ को नहीं लगता है। इसके पहचान के लिए वाक्य में क्या या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही कर्म कारक होगा। जैसे रमा कविता लिखती है। अब यहां प्रश्न कर सकते हैं कि रमा क्या लिखती है, तो इसका उत्तर मिलेगा कविता। तो अतः कविता यहां कर्म कारक है। अब अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे माँ ने बेटे को समझाया। यहां देखिए प्रश्न है माँ ने बेटे को समझाया। अगर पूछे माँ ने किसको समझाया, तो बेटे को समझाया उत्तर। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है राधा ने नौकर को बुलाया। अब इसमें प्रश्न करने पर कि राधा ने किसको बुलाया, तो इसका उत्तर होगा नौकर को बुलाया। ये दोनों ही उदाहरण जो है ये कर्म कारक का उदाहरण है। अब आइए तीसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने का बोध होता है, या ऐसा कहें कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे ही कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से या के द्वारा होता है। इस चिन्ह को पहचानने के लिए वाक्य में किससे प्रश्न करने पर
जो उत्तर मिलेगा वह करण कारक होगा। जैसे रोहन कलम से पत्र लिखता है। अब यहाँ प्रश्न करें कि रोहन किससे पत्र लिखता है, तो इसका उत्तर मिलेगा कलम से। तो अतः कलम से यह करण कारक है। अन्य उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। इसमें प्रश्न करें कि बच्चे किससे खेल रहे हैं, तो जवाब में मिलेगा बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण है नेहा बोतल से पानी पी रही है। इसमें भी प्रश्न करें कि नेहा किससे पानी पी रही है, तो इसका जवाब में मिलेगा कि नेहा बोतल से पानी पी रही है। तो ये उदाहरण जो है ये करण कारक का उदाहरण है। अब आइए चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है, इसका कारक चिन्ह के लिए या को होता है। इसकी पहचान के लिए किसको, किसके लिए या किस हेतु वाक्य के साथ लगाकर प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलेगा वह संप्रदान कारक होगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ने अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनवाए। तो अब हम प्रश्न कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने किसके लिए अनाथ आश्रम बनवाए, तो इसका उत्तर मिलेगा अनाथों के लिए। अतः अनाथों के लिए यह संप्रदान कारक है। अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं, जैसे माँ ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। यहाँ प्रश्न कर सकते हैं माँ ने किसके लिए कपड़े खरीदे, तो जवाब में मिलेगा बच्चों के लिए। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है रमा ने रीमा के लिए उपहार लिया। यहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं कि रमा ने किसके लिए उपहार लिया, तो जवाब में मिलेगा कि रमा ने रीमा के लिए उपहार लिया। तो अब आइए पांचवा, अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में अलग होने के अलावा तुलना करना, डरना, लजाना, सीखना, घृणा करना आदि के भाव का भी बोध होता है। इनका कारक चिन्ह है, इसका कारक चिन्ह से होता है। अब इसके पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे और कहाँ से लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर मिले तो ये अपादान कारक है। जैसे कुएं से पानी निकालो। अब प्रश्न कर सकते हैं कि पानी कहाँ से निकालो, तो इसके उत्तर में मिलेगा कुएं से। अतः कुएं से ये अपादान कारक है। उसके अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे स्टेशन से बस चली गई। तो कहाँ से बस चली गई, जवाब में मिलेगा स्टेशन से बस चली गई। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो प्रश्न करें कहाँ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
अब आइए छठा, संबंध कारक। शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे और री होता है। इसके पहचान के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किसकी, किसका या किसके लगाकर प्रश्न करे, यदि उत्तर मिल जाए तो ये संबंध कारक है। उदाहरण के लिए जैसे यह मकान नरेश का है। अब प्रश्न यह उठता है यह मकान किसका है, तो उत्तर मिलेगा नरेश का। तो अतः नरेश का संबंध कारक है। अन्य उदाहरण ले सकते हैं जैसे यह दादाजी की तस्वीर है। अब यहाँ प्रश्न कर सकते हैं ये किसकी तस्वीर है, तो जवाब में मिलेगा दादाजी की। उसी प्रकार राम श्याम का दोस्त है। यहाँ भी अगर हम प्रश्न करें कि राम किसका दोस्त है, तो जवाब में मिलेगा श्याम का दोस्त। अब आइए सातवां, अधिकरण कारक। ये कारक जिनसे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध होता है उन्हें ही अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है में और पर। अब इसके पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करे, यदि उत्तर मिल जाए तो यह अधिकरण कारक है। उदाहरण के लिए जैसे कौवा डाल पर बैठा है। अब प्रश्न है कि कौवा कहाँ बैठे है, तो इसके जवाब में मिलेगा डाल पर। अतः डाल पर जो है वह अधिकरण कारक है। अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं जैसे छत पर बच्चे खेल रहे हैं। अब प्रश्न उठता है बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा छत पर। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी है कि लड़के नदी में नहा रहे हैं। इसमें भी प्रश्न करने पर कि लड़के कहाँ नहा रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा नदी में। अब आइए आठवां, संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है अरे, हे, अरे, ओ आदि, जिसका प्रयोग विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ होता है। इसके अन्य उदाहरण है अरे मेरी बात तो सुनो और हे भगवान अब क्या होगा। अब आइए कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। देखिए दोनों कारकों में से प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने का या शर्माने का, डरने का या तुलना होने आदि का पता चलता है। जैसे वह कार से गया, वह घर से चला गया। पहले वाक्य में कार से करण कारक है, जबकि दूसरे वाक्य में घर से अपादान कारक है। अब इसी प्रकार संप्रादान कारक और कर्म कारक में अंतर। दोनों कारकों में को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। संप्रादान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे पिताजी ने गरीबों को कंबल दिए, और दूसरा उदाहरण है राम ने रावण को मारा। तो पहले वाक्य में गरीबों को संप्रादान कारक है, क्योंकि यहाँ देने का भाव है, जबकि दूसरे वाक्य में
रावण को कर्म कारक है क्योंकि यहाँ क्रिया का प्रभाव है। तो बच्चों आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगली कक्षा पे अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।